2014 पॉलिटी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड। क्लासिकल लैंग्वेज को 2004 से बेसिकली स्टार्ट किया गया था। पहली जो लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला वो थी तमिल, और जो लेटेस्ट है वो है ओडिया। अगर आप इसको भी याद रखोगे दैट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट ऑप्शंस। क्या क्राइटेरिया है किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए? सबसे पहला उसका जो इतिहास है वो 15 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। एक एंसेंट लिटरेचर की मतलब उसका एंसेंट लिटरेचर होना चाहिए खुद का, जिसको हम हेरिटेज कह सके। और ये कहीं दूसरी कम्युनिटी से बोरो नहीं किया जाना चाहिए। प्लस में अगर ये डिस्टिंक्ट भी है मॉडर्न फॉर्म से तो भी कोई इश्यू नहीं है। मतलब कि कोई पुराना अगर बेसिकली लिटरेचर है एंड ऑल दैट और आज के फॉर्म से वो थोड़ा बहुत अलग भी है तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज में कंसिडर कर लिया जाएगा। कौन कौन सी लैंग्वेज है जिनको स्टेटस दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का? पहला है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। इजी है याद रखना, आप लोग इसके थ्रू याद रख सकते हैं मैप के थ्रू। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और आपकी उड़ीसा में ओडिया। प्लस में एक संस्कृत। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इनसे रिलेटेड गाइडलाइंस को इश्यू करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जब भी किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, वो 2 एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड को भी अनाउंस करती है। प्लस में एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लासिकल लैंग्वेज का। अब जो यूजीसी है इनको ग्रांट भी देती है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए। ये स्टेटमेंट यूपीएससी आपको दे सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेज में सिर्फ उन्हीं लैंग्वेज को ऐड किया जा सकता है जो कि 8 शेड्यूल में हो। गलत, ऐसा नहीं है। इवन कोई भी लैंग्वेज जो कि अ, अगर 8 शेड्यूल से बाहर भी है, अगर ये क्राइटेरिया को मीट करती है तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाएगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई है? पहला है गुजराती। पहला अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद बीओसी। एक बात बताता हूँ कि एलिमिनेशन करने के बाद गो विद द मैक्सिमम ऑप्शन। ओके, 80% केसेस में आंसर मैक्सिमम ऑप्शन ही मिलेगा। मतलब अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना कि एक में ओनली वन है मतलब कि 3 ओनली, किसी में 2 एंड 3 ओनली, इसमें यहाँ पे 2 डिजिट है राइट, और ऊपर वाले में देखो तो एक है एलिमिनेशन करने के बाद। तो गो विद द मैक्सिमम, गो विद द मैक्सिमम। हाँ, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो थर्ड जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, मतलब एक तो कॉमन मिलेगी दोनों में, एक ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी उसको एक बार पढ़ लेना। अगर जनरल सी है ना तो गो विद द मैक्सिमम। तो यहाँ पे कन्नड़ और तेलुगु ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन सा शेड्यूल डील करता है? काफी इजी क्वेश्चन है ये। 10th शेड्यूल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा राइट। थोड़ा 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। 10th शेड्यूल को 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्यों किया गया था? ताकि कोई भी मतलब इमेजिन ए सिनेरियो, लेट से आपने अपने एरिया से किसी को वोट दिया, किसी एमपी या एमएलए को वोट दिया। क्यों वोट दिया? क्योंकि आप लोगों को ना आपने इस बेसिस पे वोट दिया, ना तो आपको ए पार्टी पसंद थी, ना ही बी, ना ही सी, तो आपने डी पार्टी को वोट दिया क्योंकि आप इनकी आइडियोलॉजी से बेसिकली मेल नहीं खाते थे। ठीक है। अब क्या किया, जो डी बंदा जीता ना, डी बंदे ने जीत के डी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ये आपके साथ खिलवाड़ हो गया। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, तो ये आपके साथ गड़बड़ भी होगी राइट। तो इसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन कानून आया था, जहां पे एमपी और एमएलए को डिस्करेज किया जाता है कि वो पार्टी को स्विच ना करे ताकि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे। क्या ये सब सिर्फ सेंटर पे अलाउड होता है? नहीं, स्टेट पे भी, इसीलिए एमएलए लिखा हुआ है। इसके प्रोविजंस क्या है? इसके प्रोविजन ये है, ओरिजिनली ये बोला गया, लेट से अगर किसी पार्टी में टोटल 30 मेंबर है, ओके, और उस 30 में से 10 मेंबर छोड़ के दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, तो उसको बोल दिया गया मर्जर। कि अब इस पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये मर्ज मतलब कि काफी सारे बंदे अगर छोड़ के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पार्टी में कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर 30 मेंबर थे तो 1/3 कितना हो गया? 10 मेंबर। 10 मेंबर छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इमेजिन ए सिनेरियो। लेकिन बाद में क्या किया गया, 2003 में इसको अमेंड किया गया और जो 1/3 को 2/3 कर दिया गया। एज ऑफ नाउ अगर 30 मेंबर है और इसमें से 20 मेंबर जा रहे हैं, 20 मेंबर दूसरी पार्टी में मिल रहे हैं यानी कि 2/3, तो इसको कहीं ना कहीं मर्जर माना जाएगा, ना कि डिफेक्शन। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट, क्या डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल लड़ सकता है, किसी भी पार्टी से लड़ सकता है, सच कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो डिस्क्वालीफाइड जो मतलब कि डिस्क्वालीफाइड है या नहीं एंटी डिफेक्शन के अंडर, वो किस मतलब कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी? फाइनल अथॉरिटी आपकी चेयरमैन या स्पीकर। राज्यसभा में है तो चेयरमैन हो जाएगा, लोकसभा में है तो स्पीकर हो जाएगा। क्या ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है? बिल्कुल है। जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है। कहाँ बोला गया? किहोतो होलोहन केस 1992 1992 में किहोतो होलोहन केस में ये बोला गया। एज ऑफ नाउ क्या है कि अगर कोई भी मैटर स्पीकर के पास जाता है कि मतलब कि इसने दल बदल किया है या नहीं किया है, तो कोई ना टाइम फ्रेम नहीं है, तो इसीलिए ना स्पीकर्स पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये काफी मतलब पार्शियल है एंड ऑल दैट। इस तरह की चीजों के वो लगाए जाते हैं एलिगेशंस। क्या क्या ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के? अगर आप वॉलेंटरी गिव अप कर देते हो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को, ठीक है, मतलब आपने बोल दिया कि मैं मेंबर नहीं रहना चाहता, दैट विल बी डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, आपकी पार्टी ने विप इशू किया, आपकी पार्टी ने विप इशू कर दिया कि हम इसके फेवर में वोट करेंगे, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया किसी बिल के, तो यानी कि आपने पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट किया। तो पार्टी ने विप इशू किया कि कल इंपॉर्टेंट बिल पास होने वाला है तो कोई एबसेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप एबसेंट हो गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, जो ये वाला मैंने एग्जांपल दिया कि ए बी सी डी जो था इंडिपेंडेंट था, अब डी जैसे ही जीत के आया, इसने बी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आपका एंटी डिफेक्शन में लग जाएगा। लेकिन हाँ, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, अगर नॉमिनेटेड मेंबर जब आते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आपको जो पार्टी अच्छी लगे आप उसमें जाके मिल सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ये शॉर्ट में वही सारी चीजें बताई हुई है, यू कैन रीड दैट। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पीस और जो सिक्योरिटी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ऑफ नाउ सिर्फ दो ही ऐसे आर्टिकल हैं जो कि इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड बातें करते हैं। एक तो है हमारा आर्टिकल 51, जो कि हमारा बात करता है किससे रिलेटेड? डीपीएसपी से रिलेटेड। यहाँ पे बात की गई है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की और दूसरी कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की, और जो इंटरनेशनल लॉज है उनके लिए रिस्पेक्ट को वो करने की, ठीक है, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को मानने की, और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करने की। ये सारे के सारे आर्टिकल 51 में दिए हुए हैं, और ये आते हैं आपके लिबरल प्रिंसिपल्स में। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, जो डीपीएसपीज है उसको डिवाइड किया गया है, किस किस में डिवाइड किया गया है? उसको डिवाइड किया गया है गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किया गया? नहीं, ये स्कॉलर्स ने अपने अकॉर्डिंग किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 6 साल से पहले बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देने की बात करता है। सर 6 साल के बाद क्या हुआ? 6 साल के बाद 6 से 14 साल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में इनको प्री एजुकेशन के प्रोविजन है। आर्टिकल 48 जो कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन पे ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं। आर्टिकल 48A जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आर्टिकल 49 ये आपके जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आर्टिकल 50 ये बेसिकली बात करता है कि जो जुडिशरी है उसका एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिए। ओके, ये ऑलरेडी आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2020 में। आगे बढ़े। आई होप गाइस दिस इज क्लियर कि आंसर 55 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ प्लानिंग इन इंडिया? इसमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्लानिंग के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को मालूम है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो पैसे लेने देने का काम करती है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली क्या करती है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि स्टेट को कितना पैसा मिलेगा एंड ऑल दैट, राइट। तो फाइनेंस कमीशन पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप इसको जाके देख सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, रेदर देन पुटिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि इसी साल में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, तो ये काफी डिटेल में डिस्कस किया है फाइनेंस कमीशन। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो देख लेना। फाइनेंस कमीशन आप एलिमिनेट कर दोगे, एज सुन एज यू एलिमिनेट वन यू विल बी लेफ्ट विथ सी। आंसर इज सी, मींस आंसर है आपका एनडीसी जो हम लोगों ने कल देखा था, और प्लस में पार्लियामेंट।
यही तो प्लानिंग में एसोसिएटेड है, बाकी यूनियन मिनिस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट ये सब नहीं है। ओके चलो, क्वेश्चन है कैबिनेट सेक्रेटरी से रिलेटेड। कैबिनेट सेक्रेटरी एक टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल की पोस्ट होती है, जिसको जनरली एक सीनियर सिविल सर्वेंट ही होल्ड करते हैं। ये एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड, कैबिनेट सेक्रेटरीज, और जितने भी आईएएस और सिविल सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अंडर काम करें उनके। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इसको 11th नंबर पे रखा गया है। फर्स्ट पे होते हैं प्रेसिडेंट, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। टेन्योर ये यहाँ से, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। कैबिनेट सेक्रेटरीज जो है इनका काम होता है बेसिकली जो भी फंक्शंस है उसको स्मूथली इंश्योर करना, सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कैबिनेट और उसकी कमेटी को, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना, अगर किसी मिनिस्ट्रीज के बीच में आपस में अगर कोई रिजोल्व है उसको मतलब बेसिकली सोल्व करना। तो नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग, यस दिस इज इजी बिकॉज सेक्रेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कैबिनेट है उसकी कमेटी को, सेक्रेटरी असिस्टेंस कैबिनेट कमेटी। डन। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री, देखो पैसे का लेन देन, पैसों का लेन देन नहीं होता भाई, पैसों का लेन देन नहीं होता, तो आपको 3 काटो एंड गो विद द मैक्सिमम, यानी कि 1 और 2 क्वाइट जनरल स्टेटमेंट, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? इस सिंगल क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जहां पे गवर्नमेंट की पावर को ना लिमिट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मतलब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है वो नहीं कर, मतलब कि उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको फंडामेंटल राइट दिया है, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जाते हो ना, केस किसके खिलाफ करते हो? गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो करते हो ना केस, की गवर्नमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है। आर यू गेटिंग इट गाइस? सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का कि कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट जिसकी पावर को लिमिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करती है, सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करती है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी के बीच में कहीं ना कहीं जो पावर का डिवीजन होता है, राइट। आप लोग मुझे ये बताओ कि भारत में हमारे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, राइट। लेकिन यूएसए में देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया में पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर है। ये राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होता है, ओके। स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, लेजिटिमेसी, ये सारी चीजें होती है। लिमिटेशन क्या है? रिजिडिटी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना समटाइम्स काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी भी कर देंगे, राइट। एक प्रॉपर मेथड है उसके लिए। जुडिशियल एक्टिविज्म, पोटेंशियल होती है जुडिशियल ओवररीच की, जैसे आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि बैन ऑन फायर क्रैकर्स, जबकि ये काम तो लेजिस्लेचर का है, राइट। नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो लीगलाइज लेजिटिमाइज कर सकता है अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को। कैसे? कानून बना के। जैसे आप लोग ने देखा होगा जो गवर्नमेंट अगर कुछ रूल्स या रेगुलेशन बनाती है या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है तो कभी कभी देश में क्या हो जाते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है दिस इज अनडेमोक्रेटिक। मतलब कि आपके पास अगर मेजोरिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी छेड़छाड़ कर दोगे। उसी को बचाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल पावर है। क्या है वो? है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कोई नहीं बदल सकता, राइट। तो नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। इस पे बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है ना रेस्ट्रिक्शन लगाती है इंडिविजुअल की लिबर्टी पे स्टेट अथॉरिटी के इंटरेस्ट में। नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कि ये इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाती है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट पे इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि क्या बताया मैंने? क्योंकि मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है वो उसकी लिमिटेड पावर है। तो यहाँ पे वही है ना कि हम बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे ताकि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को इंश्योर किया जा सके। सो आंसर हो जाएगा 2 ओनली। डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की पूछी गई है। जो ये ब्लू कलर में है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, और जो ये रेड कलर में है दीज आर सिचुएशनल डिस्क्रिशन। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गवर्नर को दी जाती है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर वो पावर होती है जहाँ पे गवर्नर को या प्रेसिडेंट को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन देख लेते हैं गवर्नर की।
कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन आपको प्रेसिडेंट को नहीं मिलती। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल है, यानी कि कुछ सिचुएशन आ जाती है जहां पे उनको खुद एक्ट करना पड़ता है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते ही। सबसे पहला है कि गवर्नर जो है बिल को रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। वो प्रेसिडेंट रूल को बेसिकली रिकमेंड कर सकते हैं किसी स्टेट में, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो वो एक्ट कर सकते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेबरिंग यूनियन टेरिटरी, अगर उनको कोई एडिशनल चार्ज दिया जाए तो। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली। ये रॉयल्टी अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि 6 शेड्यूल के लिए। एंड ये चीफ मिनिस्टर्स को डिटेल्स मांग सकते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स पे। अब आ जाइए थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब आ जाते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन पे। अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो उस केस में यह चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अपॉइंट ए चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए मेजोरिटी और इन द इवेंट, मतलब कि किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। प्लस और क्या है, अगर चीफ मिनिस्टर की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए और उनका कोई सक्सेसर ना हो, यानी कि मतलब कौन बैठेगा, मतलब कौन आगे रूल करेगा एंड ऑल दैट, उस सिनेरियो में पार्टी क्लियर ना हो तो उस सेंस में भी अपने डिस्क्रिप्शन को यूज करके किसी को भी सीएम बना सकते हैं, मतलब कि पार्टी के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं अगर वो अपना मतलब कि जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाने में फेल हो जाती है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूज मेजोरिटी। सिंपल है ये, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला है कि सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। इनको यहाँ पे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये डायरेक्ट अपने बिना डिस्कशन के ही भेज सकते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शनरी पूछिए तो यहाँ पे दोनों आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल भी और सिचुएशनल भी। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, क्या मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर में आएगा? बताओ भाई। नहीं, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। ओके, और मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? सीएम की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, स्टेट के केस में, राइट। स्टेट सेंट्रल लेवल पे पीएम की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। दो काट दो, दो गया, दो गया, दो गया, आंसर आ गया बी। सिंपल। नेक्स्ट, किसी बिल को रिजर्व करना स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट के सेंट के लिए, बिल्कुल ठीक है। और रूल्स बनाना स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। जो प्रेसिडेंट है ना, शेल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट बिजनेस। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बना सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ताकि उनका काम जो है अच्छे से चलता रहे एंड ऑल दैट, इस तरह की चीजें। तो काफी जनरल सी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्शन जो है ना भारत में, वो लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, जो कि गलत है। क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना इंडिया में, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा साइन प्रेसिडेंट के होते हैं, राइट। तो आपको अगर दो गलत है, वन ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब एग्जीक्यूटिव पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट की क्या क्या है। सबसे पहला कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। सारे जितने भी डिसीजन है उन्हीं के नाम पे लिए जाते हैं। प्लस में ये रूल्स बनाते हैं फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कैग एंड ऑल दैट, इन सबको। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री से। ये अपॉइंट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूनियन टेरिटरीज के लिए। और किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, खुद से नहीं करते ये, काफी बैकएंड में काफी काम होता है। जुडिशियल पावर क्या है इनकी? ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब कि एडवाइजरी जुडिक्शन। जो ये एडवाइस लेगी सुप्रीम कोर्ट से, वो बाइंडिंग नहीं होती। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगा उनको सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए तो वो ले सकते हैं, पर वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। प्लस में पार्डन, रिप्रीव, कॉम्यूटेशन, ये जो सेंटेंस डेथ, मतलब बेसिकली जो सजा दी जाती है मुजरिमों को, उनको कम कर सकते हैं, या उसका जो फॉर्म है वो चेंज कर सकते हैं, या पार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड। देयर इज ए नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी पॉलिटी में इस तरह की स्टेटमेंट आती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरली वो गलती होती है, राइट। तो ये बोल रहा है कि कोई मेंशन नहीं है, तो ये ठीक ही है। ओके, कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये आपके जो रूल्स है हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के जो रूल्स है वहां पे मेंशन है। क्यों किया जाता है सर नो कॉन्फिडेंस मोशन? बेसिकली फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट पे कब किया जाता है? या तो किया जाता है कॉन्फिडेंस शो करने के लिए,
जब नई गवर्नमेंट बन के आती है ना, तो उनको दिखाना होता है कि हाँ हमारे पास मेजोरिटी है गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसको फ्लो टेस्ट बोलते हैं। या फिर नो कॉन्फिडेंस, जब ऑपोजिशन ये बोले कि ऑपोजिशन एलिगेशंस लगाए या ये बोले कि अब इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं रही, तो उस सिनेरियो में। नेक्स्ट है, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। बिल्कुल ठीक, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ये बेसिक एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है जो कि लोकसभा के पास ही है, राज्यसभा में नहीं है। ये कॉन्फिडेंस शो करने के लिए है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। आर्टिकल 75 हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मीन्स अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है, गवर्नमेंट सरकार गिर जाती है बेसिकली। क्या क्या प्रोसीजर है सर इसका? नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए ना मिनिमम 50 एमपीज की जरूरत पड़ती है। जब अगर मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद इस पे डिस्कशन होती है। डिस्कशन में, उस डिस्कशन के बाद बेसिकली क्या होती है, वोट होती है। वोट अगर फेवर में गई, मतलब कि या तो वोट फेवर में जाएगी या अगेंस्ट में जाएगी, राइट। मतलब अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, नो कॉन्फिडेंस का अगेंस्ट हो गया कॉन्फिडेंस। कि फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिशन पार्टी ने मोशन लाया नो कॉन्फिडेंस का, ये गवर्नमेंट एंजॉय नहीं करती, लेकिन लेट से काफी सारे बंदों ने बता दिया कि हाँ अभी भी मतलब कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, काफी सारे एमपीज ने, तो क्या हो गया, ये अगेंस्ट में चला गया, यानी कि कॉन्फिडेंस है उस गवर्नमेंट का। ओके, अगर फेवर में आ गया तो उसके बाद क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है अगर फेवर में आ गया तो। जो पहला मोशन है वो 1963 में पास बेसिकली लाया गया था जेबी कृपलानी जी के द्वारा। आज तक टोटल 26 मोशन ला जा चुके हैं। सबसे ज्यादा लाए गए थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, मतलब कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फेस किए थे, सॉरी। ओके, और ये थोड़े एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी दैट। ये सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लाया जा सकता है, ऐसा नहीं एक ही मिनिस्टर के अगेंस्ट। अगर पास हो जाता है तो पूरे मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर है जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131 दो पावर है, एक तो ओरिजिनल और एक एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल का मतलब होता है आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि जनरली कैसे जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सको, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है, आपके ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ इसी कोर्ट में जा सकते हो, किसी और दूसरी कोर्ट इस मामले को सुन ही नहीं सकते, उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो मैं बोलूँ कि फंडामेंटल राइट ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन सर फंडामेंटल राइट के लिए तो हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सेम गोज फॉर रिट्स, क्योंकि रिट्स तो हाई कोर्ट पे इशू करती है। सेम गोज फॉर जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो कौन करती है, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6। नाउ जनरली जो आर्टिकल 131 है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसमें मैटर्स आते हैं इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स वाले, जैसे सेंटर और स्टेट्स हो गया, स्टेट्स और स्टेट्स हो गया, इनके बीच में। इसमें वो इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट कवर नहीं होते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई एग्रीमेंट हुए थे उस, या रिवर वाटर शेयरिंग है उससे रिलेटेड हो। यानी कि क्योंकि पानी वाला जो मामला होता है ना वो काफी सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी एक्ट करना पड़ता है। तो जनरली कोर्ट में मामला लंबे टाइम तक अटका रहता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जनरली ये देखा गया है कि पानी का जो जुरिडिक्शन है वो बाहर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल वगैरह बनाए जाते हैं। ओरिजिनल भी है, एक्सक्लूसिव भी है। ऐसे कौन से राइट है सर? इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट, यानी कि ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया भाई आप कहीं और जा ही नहीं सकते, यानी कि हाई कोर्ट नहीं सुन सकती सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट को या स्टेट स्टेट के डिस्प्यूट को, समझ रहे हो? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, तो उसके केस में भी आप ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। दीज आर ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। एक नोट है कि इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट जो है, अब वो उसमें दिस इज इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन, मतलब कि देयर शुड बी ए क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कमर्शियल डिस्प्यूट्स है गवर्नमेंट के, मतलब कि आपस में कुछ लेना देना होगा, पैसों का लेन देना एंड ऑल दैट, उस केस में भी चले जाओ, वो इंक्लूडेड नहीं है। आर्टिकल 131 फर्स्ट टाइम इन्वोक किया गया था वेस्ट बंगाल के द्वारा 1961 में।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि सेंटर स्टेट का जो डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट सुनती है वो कौन सी पावर के अंदर आता है, वो आता है आपका ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल 131 के अंदर। एडवाइजरी जुडिक्शन आर्टिकल 143, एपेलेट आर्टिकल 132, 133, 134, रिट जुडिक्शन है आपका आर्टिकल 32। और कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिकल 129 है, ये क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। आर्टिकल 130 किससे रिलेटेड है सर, जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना दैट इज फिक्स, कहाँ पे फिक्स है, दिल्ली में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड एट दिल्ली, ठीक है, ये स्टेटमेंट कंफ्यूज मत होना। क्या चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल। कौन कर सकता है, सीजीआई प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। आर्टिकल 131 ओरिजिनल, 132, 133, 134 एपेलेट, एपेलेट यानी कि अपील करना, ओके। आर्टिकल 136 है स्पेशल लीव पेटिशन। आर्टिकल 138 क्या है, 138 है जनरली कि जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को बढ़ा सकती है, मतलब कि जो रिट्स वाली पावर है उसको बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। 137 है डिवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में बोला प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आगे बोल दिया केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल नहीं, सॉरी, बेरूबारी में बोला पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, केशवानंद भारती में बोल दिया पार्ट है, राइट। So this is called divisor jurisdiction, Article 137. I hope guys this is clear to all of you. Okay. Now let's move further. जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको बढ़ाने की पावर किसके पास है, सिंपल क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के पास। ओके, ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट, कितने जज हो गए। हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड की जाती है आपकी इसके द्वारा, वो डिसाइड की जाती है आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। जो करंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की 34 सीजीआई को मिला के, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है नंबर सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट जजेस के, बिल्कुल ये सर 8 थे। पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जरूरी है, नहीं, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए भी इसको जजेस की संख्या को बढ़ाया जा सकता है अलग से एक्ट में। जनरली कोई पर्टिकुलर एक्ट है जो कि यूज किया जाता है जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। गाइस आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं